हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी कॉमर्स क्लास 11 का चैप्टर 16 रिटेल ट्रेड या फिर रिटेलर्स का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिटेल आउटलेट। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आप लोग को, और मैं इसके नोट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है अपने ब्लॉग में लिखती हूँ और वो ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वो लिंक से वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में जाके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिटेल आउटलेट। Proper establishment of shop is very important for success in retail trade. While deciding the location of a retail outlet, the following factors should be taken into consideration. Selection of the area before commencing his business. A retail should decide about the area which he would like to serve. While deciding the area of operations, he should examine the population of the area, its nature, income level of the people, nearness to big markets, transport and communication facility, etc. All these factors will reveal the demand पोटेंशियल ऑफ द एरिया। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उस बिज़नेस को कहाँ पे इस्टेब्लिश करना है वो उसका एरिया देखना पड़ेगा, वहाँ के पीपल का इनकम देखना पड़ेगा और वहाँ पे और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि हम लोग जहाँ पे अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करें वो जगह पॉपुलेटेड होना चाहिए। पॉपुलेटेड इसलिए होना चाहिए ताकि आपका बिज़नेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता चल सके और वो आपको बेनिफिट हो वहाँ से। और अगर आप लोग का बिज़नेस का जो प्राइसेस है वो हाई है तो आप लोग को एक ऐसी जगह पे बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे पीपल का इनकम लेवल हाई होगा, तभी आप लोग का वो बिज़नेस चलेगा, अदरवाइज़ वो बिज़नेस नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे आप लोग। तो ये सब देख के एक एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है। काफ़ी सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो कि गांव में भी खुलते हैं और फिर कुछ ऐसे बिज़नेस भी होते हैं जो पार्टली सोशल बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। तो वो सब जो बिज़नेस होते हैं वो कुछ ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश होते हैं जहाँ पे पीपल का इनकम उतना हाई नहीं होता, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और ये आप लोग का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, पॉवर्टी होता है, वो रिमूव हो सके। तो काफ़ी सारे बिज़नेस इस तरीके से सोशली भी हेल्प करते हैं हम लोगों को और इसके कारण हम लोग का देश का नेशनल इनकम भी बढ़ता है। Choice of the site. Once the area is decided, a specific site is selected for location of the retail shop. A retailer may open his shop in special markets or in residential areas. The shop should be near the consumer in a congested locality or at a place frequently visited by the customers. तो क्या बोल रहे हैं, एक बार जब हम लोग का एरिया डिसाइड हो जाता है तो हम लोग को एक स्पेसिफिक साइट चुनना पड़ता है। मतलब जैसे हम लोग ने एक एरिया में अपना ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस एरिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे। अब इस एरिया में कौन सी जगह पे करेंगे वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है, जिससे कि और ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग जहाँ पे ज़्यादा कंज्यूमर्स रहते हैं वहाँ पे जा कर के उसी साइट में हम लोग को अपना रिटेल शॉप खोलना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर उसी के पास आए अपना बेनिफिट के लिए। ज़्यादा दूर तो ऐसे भी हम लोग जाते नहीं हैं एक दो सामान के लिए। Scale of operation. A retailer should decide the size of his business. Size will depend upon his financial and managerial resources, capacity to bear risk and demand potential of the area. तो स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रिटेलर को अपना बिजनेस का साइज डिसाइड करना पड़ेगा। जो साइज़ है वो उसका फाइनेंशियल, जो रिटेलर का बिजनेस का साइज़ है वो उसका फाइनेंशियल स्टेट और मैनेजेरियल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर उसका फाइनेंशियल अच्छा है तो वो बहुत बड़ा अपना रिटेल शॉप खोल सकता है, जैसे कि आपका मोर मार्केट या फिर रिलायंस फ्रेश, ऐसे जो है, वैसे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ इन लोग का, लेकिन ये सब जो है वो लोग भी एक रिटेल ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, तो उन लोग का उसमें फाइनेंसिंग ज़्यादा है, तो इसलिए वो लोग का
मतलब शॉप भी वैसा ही है। और जैसे ये हम लोग के नीचे नॉर्मली जो दुकान होते हैं उन लोग का फाइनेंस उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोग का एक नॉर्मल शॉप है जैसा कि होता है। तो ये फाइनेंस और मैनेजर्स को बिजनेस को देख करके वैसा बैठाना पड़ता है। Amount of capital, then the retailer has to decide the amount and sources of capital. The amount of capital required depends on the size of business, terms of trade, availability of credit, cost of decoration of shop and display of goods. Adequate finance is necessary for success in any business. तो amount of capital क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ कैपिटल बोल रहे कि एक रिटेलर जो है, रिटेलर को एक रिटेलर को कितना इन्वेस्टमेंट करना है अपने शॉप के ऊपर, वो भी उसको डिसाइड करना पड़ता है। उसको अपना शॉप को कैसे डेकोरेट करना है, कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है और अपने गुड्स को कैसे डिस्प्ले करना है, ये सब उसको देखना पड़ता है। Now selection of goods. The goods to be sold are selected on the basis of the nature, status and needs of the customers. Changes in income, habits and fashions of customers must be considered in the choice of goods. तो सिलेक्शन ऑफ गुड क्या बोल रहा है कि रिटेलर्स जो है वो वेरियस टाइप ऑफ गुड रखता है ताकि वो कंज्यूमर को एक वाइड चॉइस दे सके कि उसको कौन सा गुड सिलेक्ट करना है, और इसके कारण कंज्यूमर और रिटेलर का जो रिलेशनशिप है वो भी अच्छा बना रहता है। सोर्स ऑफ सप्लाई, द होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर फ्रॉम whom goods are to be purchased must be selected carefully. Availability of suppliers, reputation of the brand, price range, distance from the shop, means of transport etc. should be considered. तो सोर्स ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है कि जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर होते हैं वो गुड्स को जो परचेज करते तो बहुत ही केयरफुली करते, कौन से मैन्युफैक्चरर या फिर कौन से होलसेलर से करना है वो ये चीज़ देखते हैं। वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का रेपुटेशन कैसा है, वो कंपनी का ब्रांड कैसा है, वो कंपनी का प्राइस रेंज कैसा है, कंज्यूमर का डिमांड उसमें कितना है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे, ये सब वो लोग अपने अंदर कंसीडर करते हैं। Sales policy. The retailer should adopt a suitable sales policy to increase sales and profits. Sales policy and prices should be decided keeping in mind competition and customers. तो जो retailer है वो the retailer should adopt वो एक suitable sale policy adopt करता है कि कौन से चीज़ को किस तरह सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, और ये भी and should be decided keeping in mind competition and customers. और ये भी देखता है कि वो वाले चीज़ का जो वो बेच रहा है उसका मार्केट में कितना कंपटीशन है और कस्टमर उसको कितना डिमांड कर रहे हैं। सो ये था हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए रिटेलर आउटलेट। नाउ थ्रेट टू ए स्मॉल रिटेलर। एक स्मॉल रिटेलर को किस बात का डर रहता है या फिर किस बात से वो लोग को मतलब रहता है कि हम लोग का शॉप और नहीं चलेगा। द फॉलोइंग फैक्टर पोज ए थ्रेट टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल रिटेलर। लिमिटेड, इसमें आप लोग को कुछ याद नहीं करना, खाली नेम याद करना है, वैसे भी खाली नेम दिया हुआ है। अगर आप लोग के पास एस चंद का बुक है तो आप डॉक्टर सी बी गुप्ता का एस चंद और डॉक्टर सी बी गुप्ता का बुक है वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11 करके, तो आप लोग चैप्टर 16 में पेज नंबर 347 पे आ जाइए, मैं आप लोग को बता दूंगी। इसमें से खाली आप लोग को 10 पॉइंट्स याद करना पड़ेगा। टॉपिक नंबर है 16.7 थ्रेट टू स्मॉल रिटेलर्स। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑफकोर्स एक छोटा रिटेलर का बात हो रहा है तो उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होगा, वो अपने बजट के हिसाब से देख के ही बनाएगा। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लैक ऑफ मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। अब इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है तो ये एक मैनेजर को हायर तो नहीं कर सकता है जो इसका पूरा बिजनेस को देखे, तो इसके पास एक मैनेजर की कमी होगी जो पूरा दुकान को मैनेज करता।
फैकल्टी क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द रिटेलर। अब जो ये रिटेलर होगा वो क्रेडिट पॉलिसी भी उतना फॉलो नहीं करता होगा, हमेशा कैश बेसिस पे ही कस्टमर को सेल करता होगा, जिसके कारण काफ़ी कस्टमर्स जो है क्रेडिट पे सामान लेते हैं तो वो इन लोग से नहीं लेंगे। इलनेस और डेथ ऑफ द ओनर। अब अगर ओनर का डेथ हो गया तो ये दुकान को चलाएगा कौन, सबसे बड़ा बात ये है। तो इसमें जो ओनर होता है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। पुअर लोकेशन ऑफ शॉप। अब जो लोकेशन है शॉप का वो जाके कोई एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में तो दुकान स्टैब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा जगह का भी काफ़ी दाम होगा, क्योंकि वहाँ पे पीपल का इनकम लेवल अच्छा होगा और स्मॉल फाइनेंशियल रिसोर्स में वो सब करना बहुत मुश्किल है। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स इन द सेम ट्रेड। और यहाँ पे जो कंपटीटर्स होते हैं उनके साथ स्टिफ कंपटीशन, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है एक ही दुकान में। जैसे अगर कोई कॉस्मेटिक्स का बेच रहा है और उसी के पास में कॉस्मेटिक्स का, तो कॉस्मेटिक्स के हज़ारों दुकान होते हैं एक मार्केट में, तो उधर कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो कस्टमर को अगर वो लोग फेयर रेंज में नहीं देंगे तो वो लोग ऑफकोर्स दूसरे दुकान में जाके परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लोग का ड्रॉबैक्स आ जाता है रिटेलर्स का। पुअर पब्लिसिटी एंड विंडो डिस्प्ले। अब क्योंकि वो लोग हैवी इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट में भी ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं और उन लोग का जो गुड्स को डिस्प्ले करने का तरीका है वो भी उतना कुछ ज़्यादा खास ना हो। पुअर सर्विस ऑफ रिटेलर। अब कुछ रिटेलर का सर्विस भी पुअर होता है, अच्छा नहीं लगता है काफ़ी सारे लोगों को। नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पुअर सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन भी काफ़ी कम होगा, जो इकोनॉमी का स्केल होगा वो तो नहीं होता है। पुअर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। अब वो लोग हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उन लोग का रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी कम होता है। कस्टमर प्रेफरेंस फॉर लार्ज स्केल रिटेलर्स। और हम लोग जो कस्टमर्स होते हैं वो लोग ज़्यादातर लार्ज स्केल रिटेलर्स के पास ही जाते हैं। तो मैंने आप लोग को 15 पॉइंट्स पढ़ाया है, लेकिन आप लोग को खाली ये 10 पॉइंट्स ही याद करना है। 10 to 5 पॉइंट्स याद करके रखिएगा, नहीं तो 8 पॉइंट्स एनफ है। और आप लोग को ये ज़्यादा से ज़्यादा या तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है, नहीं तो 4 मार्क्स में पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। 2, 3 या 4 मार्क्स में पूछेगा। अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो आप 5 पॉइंट्स लिखिएगा, 4 मार्क्स का रहेगा तो आप 8 पॉइंट्स लिखिएगा, और 2 मार्क्स का रहेगा तो आप 4 पॉइंट्स लिखिएगा। ओके, नाउ सर्वाइवल ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ना कि आप इस तरह से पॉइंट्स में क्यों लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी हाफ पॉइंट भी देता है, एक पॉइंट पे हाफ मार्क्स ऐसे करके भी देता है। तो बेटर है कि अगर 4 मार्क्स का है तो आप लोग 8 पॉइंट लिख लीजिए, तो आप लोग को 4 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सर्वाइवल ऑफ स्मॉल रिटेलर्स। अब एक स्मॉल रिटेलर्स सर्वाइव कैसे करते हैं, इसमें भी आप लोग को ज़्यादा नहीं करना, खाली 4 पॉइंट्स थोड़े से रिमेंबर रखने, वो आप लोग खुद से भी बना के लिख सकते हैं। मैं आप लोग को अभी समझा देती हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू सेट अप ए स्मॉल स्केल रिटेल शॉप। 1 person with limited funds himself can start business. He need not associate other person and no formalities are necessary. तो क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल रिटेल शॉप को खड़ा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैं बिना किसी से पूछे ताचे मैं एक दुकान खरीदूंगी, होलसेलर से सामान लेके आऊँगी, सजाऊंगी और बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती हूँ। तो ये हो गया हम लोग का एक रिटेल शॉप। यहाँ पे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ मेरे को उतना करना नहीं पड़ा कि पेपर वर्क करना पड़े, कि मेरे को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पूरा प्रमोटर्स ये हैं तैन सबको अपना चीज़ दिखाना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। वो सब करने का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। खाली 1 person लिमिटेड फंड्स के साथ कोई भी अपना रिटेल शॉप खोल सकता है। कोई भी फॉर्मेलिटीज़ या अदर पर्सन कुछ रिक्वायर्ड नहीं होते। A small scale retail shop can be located anywhere. It can provide goods of daily use near the place of consumers. They are not required to travel to big markets. अब जो रिटेल शॉप है वो कहीं पे भी लोकेट हो सकते हैं, तो और वो डेली गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो जो कंज्यूमर उसके आसपास रहते हैं तो वो लोग वहीं से ख़रीदते हैं, दूर जाके वो लोग नहीं ख़रीदते। उन लोग को बिग मार्केट्स में जाने का ज़रूरत नहीं। अब मान लीजिए कि मेरे को मैगी चाहिए, तो मैं यहाँ से जा करके तो
बिग बाज़ार तो जाऊंगी नहीं ना एक मैगी का पैकेट खरीदने, मैं ऑफकोर्स अपने नीचे वाले रिटेलर से ही सामान खरीदूंगी। तो ये होता है मतलब रिटेलर कहीं पे भी लोकेट हो सकते हैं, लेकिन जैसे बिग बाज़ार ये सब जो बड़े बड़े लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं वो लोग को एक पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है एस्टैब्लिश होने का। Now the small scale retailer knows his customer, he can attend to them personally and cater to their individual taste and needs. Such personalized service is not available in large scale retail store. अब जो ये हम लोग के जो नीचे मतलब मेरे जो नीचे वाला दुकान है उसके साथ मेरा काफ़ी अच्छा बनता है, तो वो लोग मेरे टेस्ट और प्रेफरेंस के बारे में भी जानते होंगे और वो लोग वो सामान लाते भी हैं जो जानते हैं कि मेरे को ये लगेगा या लग सकता है। तो इसके कारण वो लोग का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है, जबकि ये चीज़ लार्ज स्केल रिटेलर्स के साथ नहीं होता क्योंकि उन लोग के पास वेराइटीज़ ऑफ कस्टमर जाता है रेगुलर बेसिस में। नाउ A small scale retailer can more easily maintain secrecy of his business affair. अब जो एक स्मॉल स्केल रिटेलर है वो अपना जो बिजनेस का सीक्रेट्स चीज़ है वो अपने में ही मेंटेन करके रख सकता है, किसी और से उसको पूछने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई मैनेजर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है उसके पास, वो खुद जो डिसीजन लेगा वो ही उसका सोल डिसीजन होगा। A small scale retailer can easily adjust his stock according to the changing needs and fashions of his कस्टमर्स। अब जो एक स्मॉल रिटेलर होता है वो अपना इजीली एडजस्ट कर सकता है अपना स्टॉक को अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फिर नीड्स ऑफ कंज्यूमर। अगर कोई कंज्यूमर का नीड्स या फिर ये फैशन चेंज हो रहा है तो वो तुरंत ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, जबकि लार्ज स्केल बिजनेस में मतलब लार्ज स्केल रिटेलर्स को ये सब चीज़ अडाप्ट करने में टाइम लगता है। होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये सब पार्ट समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके मेरे को बोला है कि आप लोग को मेरा बाकी सब वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए IAC कॉमर्स क्लास 11, IAC कॉमर्स क्लास 12, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 11, IAC इकोनॉमिक्स क्लास 12, IAC अकाउंट्स क्लास 11, IAC अकाउंट्स क्लास 12, वैसे करके सर्च कीजिए तो आप लोग को चैप्टर्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।